तो आपके एग्ज़ाम में आने वाले 2025 के एग्ज़ाम में मैट्रिक में आने वाले वीवीआई प्रश्न को लेकर आ चुके हैं। अगर ये सारे प्रश्न आप कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और देखिए अभी 3 से 4 महीना बाकी है। अगर आप 3 से 4 महीना मेरे साथ जुड़े रहें तो आपको देखिए मैं सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगा, उसका देखिए पीडीएफ जिसको हम सॉल्यूशन के साथ ये सारा क्वेश्चन करा रहे हैं ना, तो इसका सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ मिलेगा ताकि आप रिवाइज कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो साइंस का एकदम बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, आपके एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल से जुड़ना होगा। ओके, तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब होता है आपको बताना है। समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब होता है या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है या दोनों, क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए समतल दर्पण जो होता है उसमें बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ख। ओके, ख आंसर हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक बनता है। चलिए देखिए हम स्क्रीनशॉट इसीलिए ले रहे हैं ताकि आपको पीडीएफ दे सकें। ओके, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, चलिए दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण क्या होता है? तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परावर्तन कोण, ये समतल दर्पण है, ठीक, ये आपतित किरण हुआ और ये परावर्तित किरण हुआ, और ये बीचों बीच जो होता है वो अभिलंब होता है। तो देखिए परावर्तित किरण है तो परावर्तित कोण है तो परावर्तित किरण ही हो गया, और अभिलंब के बीचों बीच जो ये कोण बना ना, इसी को कहते हैं परावर्तन कोण। तो क्या हो जाएगा, आपतित किरण और दर्पण के बीच नहीं, आपतित किरण नहीं होगा, सिर्फ परावर्तित किरण। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए परावर्तित किरण और दर्पण के सतह नहीं, दर्पण के सतह नहीं, परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब, देखिए खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, खींचे गए अभिलंब को ये देखिए चित्र में इसका, ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, यानी कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। 1 गलती है, 3 गलती है और 4 गलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि ख, यानी कि कितना होता है, 2 होता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। आखिर इसमें कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो पहला है समतल दर्पण द्वारा तो काल्पनिक मिलता है, अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा या तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें वास्तविक मिलेगा अवतल दर्पण के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ख। चलिए पांचवा प्रश्न, है पांचवा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इसमें से कौन सा ऐसा दर्पण जिसमें आभासी प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा या केवल उत्तल दर्पण द्वारा, या उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घ, यानी कि समतल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घ। ओके, चलिए अगला है
छठा प्रश्न है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि वस्तु से छोटा, याद रखिएगा, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण द्वारा होता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण या दोनों, कक्षा दोनों या उत्तल दर्पण। देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है वस्तु के बराबर, अवतल दर्पण में क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन आभासी में क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, घ। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सतमा है, सातवां है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा एक वस्तु से प्रतिबिंब, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है। अवतल, उत्तल, कक्षा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समांतर किरणपुंज जो मिलेगा वो मिलेगा केवल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण से। यानी कि ये हो जाएगा आंसर क। आठवां देखेंगे। अनंत, आठवां देखेंगे। यहाँ पर घ में लिख लीजिएगा अनंत। अनंत देखिए कहा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है कि कहाँ पर स्थित होने से कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस पर बनता है। फोकस पर रहने से या वक्रता केंद्र पर या ध्रुव पर या अनंत पर। तो देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, अनंत पर। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा सही। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि अवतल दर्पण है। ठीक, ये क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है और इसको देखिए ये क्या है, फोकस है और ये है वक्रता त्रिज्या। तो क्या होता है कि जब अनंत से आता है ना, अनंत से वस्तु आता है, देखिए ये जो कोई वस्तु है जो अनंत से आ रहा है। ठीक, तो ये इस तरह से जाएगा। ठीक, और देखिए कभी भी आता है ना अनंत से वस्तु तो समांतर होता है। तो एक और गुजार रहे हैं अनंत से, एक और ये आया, जब ये आएगा तो ये देखिए यहाँ पर काटा, यानी कि फोकस पर काटा। तो कहाँ प्रतिबिंब बना, यहाँ पर बना। तो यहाँ पर क्या है, फोकस पर बना है, देखा ना। तो अनंत से आता है ना तो उसका प्रतिबिंब फोकस बनता है। ये वीवीआई है। ठीक, चलिए अगला है, अगला जो है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दुगनी होती है या आधी होती है, चौथाई होती है, बराबर होती है। तो आपको बताना है। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या यानी कि आर कि क्या होती है, आधी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधी। एफ बराबर यही होता है r/2, r/2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त होगा। मान लेते हैं कि जब अवतल दर्पण में वस्तु की जो वस्तु है, वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त होगी, कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगी। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण, और यहाँ एक क्या है, प्रधान अक्ष। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रख देते हैं फोकस है, ठीक, फोकस है। तो देखिए मैं कहा जा रहा क्या कि फोकस और ध्रुव के बीच, तो ये फोकस हो गया, ध्रुव ई है, पी, पी यहाँ पर है ध्रुव, तो बीच में रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ठीक, यहाँ पर रखेंगे वस्तु को, तो यहाँ से एक किरण गुजारेंगे इस तरह से, तो कैसे जाएगा आपका, फोकस से होकर जाएगा, ठीक। और एक और किरण गुजारेंगे वक्रता त्रिज्या से, वक्रता त्रिज्या से एक किरण गुजारेंगे, गुजारे तो क्या होगा, जाएगा और उसी पथ में लौट जाएगा। वक्रता त्रिज्या से जाता है ना, तो जाता है दर्पण से परावर्तन के बाद वो क्या होता है, लौट जाता है। तो बताइए ये जो किरण है कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। तो इसको क्या करते हैं हम, डॉट से दिखाते हैं, डॉट से, जैसे कि देखिए हम इसको डॉट से दिखाते हैं, इधर की ओर कटता है कि क्या, हम इमेजिंग कर रहे हैं, ठीक ना, कि कटता है कि क्या, और इसको भी करें तो देखिए यहाँ पर कट गया। जब हम इमेजिन करें तो यहाँ पर कटा, तो ये क्या होता है, इसका प्रतिबिंब कैसा हो गया, आभासी हो गया। और वस्तु से देखिए, वस्तु इतना छोटा है लेकिन प्रतिबिंब यहाँ पर बनाता है, ये बहुत बड़ा हो गया प्रतिबिंब, तो इसका ग हो जाएगा। ओके, आंसर हो जाएगा ग। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी और सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु की अवतल दर्पण में आभासी, सीधा और आवर्धित कब प्राप्त होता है। अभी हम बताए हैं जो दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच होता है, तो ओके अभी हम बताएं घ आंसर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण, आपको पता है उत्तल दर्पण। ओके अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण में, काल्पनिक और उल्टा होता है, या काल्पनिक सीधा होता है, या वास्तविक उल्टा होता है, या वास्तविक सीधा होता है। देखिए आपको बताएं, काल्पनिक जो होता है ना, अगर काल्पनिक दे दे तो वो सीधा होता है, नहीं कि उल्टा, तो ये गलती हो गया, काल्पनिक सीधा ये ठीक है। वास्तविक जो होता है उल्टा होता है, ठीक है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा, ये हो गलती हो गया। तो ये दोनों में से कौन है सही। तो देखिए उत्तल दर्पण जो होता है, देखिए अगर काल्पनिक अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसका एकदम निश्चित है कि उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उसका निश्चित है कि उसका उल्टा बनेगा। तो देखिए उत्तल दर्पण जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, यानी कि ख। चलिए 14 उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, अभी बताएं हमेशा सीधा होता है। ये बहुत वीवीआई है, देख लीजिए। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल, अवतल या समतल, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। अवतल है ना। चलिए 16 देखेंगे। अगला है कि एक दर्पण से किसी दूरी पर रखी वस्तु सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण हो सकता है। किसी भी दूरी पर रखी है उसमें सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो कौन सा दर्पण हो सकता है, कौन सा दर्पण हो सकता है, तो आपको बताना है। अवतल, समतल हो सकता है, उत्तल हो सकता है, समतल या उत्तल या अवतल। तो इसका राइट आंसर समतल में भी सीधा होता है, उत्तल में भी सीधा होता है, तो इसका हो जाएगा ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। 17 देखेंगे। 17 प्रश्न है कि संबंध एफ बराबर r/2 है उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, ये गलत बात है। अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण, ये भी गलत है। उत्तल दर्पण के लिए
उत्तल दर्पण के लिए या दोनों प्रकार के दर्पण के लिए? उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए। न तो उत्तल दर्पण, नहीं ऐसा बात नहीं है, ये उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए सही है। इसका ग हो जाएगा, इसका आंसर ग हो जाएगा। तो देखिए आपको PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और सॉल्यूशन के साथ, जैसे मैं सॉल्यूशन कराया ना हूँ, सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।